हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कहानी दो बहनों का एक ससुराल। हिंदी कहानियाँ। गांव की एक कोकिला एक गरीब बूढ़ी औरत है। कुछ साल पहले तक वो लोगों के घर काम करके पैसे कमाती थी, लेकिन अब उस उम्र के बोझ से लाचार होकर उसे काम छोड़ना पड़ा। उसकी दो बेटियां हैं, आस्था और शारदा। आस्था सिलाई का काम करती है और शारदा छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चली जाती है। शारदा, तुझे बताया था तेरी दवा ख़त्म हो गई है। शाम को लौटते वक्त मेरी लेते आना। माह महीने के आखिरी में एक पैसा भी नहीं बचा है। हर कुछ दिन में दवा, बाजार का खर्चा। मैं थक चुकी हूँ सब कुछ संभालते संभालते। क्या करूँ बेटा, खुद कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुम लोगों पर ही निर्भर हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार तंग करना, सब कुछ मुझ पर ही क्यों। आस्था से भी कुछ बोल सकती हो, वो भी सिलाई करके अच्छा कमाती है। कुछ दिन पहले उससे ही पैसे लिए थे, इसलिए अब शर्म आती है दोबारा कहने में। उस वक्त तो शर्म आती है, लेकिन मुझसे कुछ कहने में हिचक नहीं होती। सच कहूँ तो अब और नहीं झेला जाता। कब इस बोझ से छुटकारा मिलेगा कौन जाने। मेरी बेटियाँ कितना संघर्ष करती हैं, जहाँ बाकी लड़कियाँ शादी करके अपनी ज़िंदगी सजा रही हैं, वहाँ मेरी वजह से यह बोझ उठा रही हैं। मैं अब कोई पैसा नहीं दे सकती। आस्था तो यह उसके दवा के लिए पैसे मांग लेना। सब कुछ तुम्हारे और घर के पीछे लग जाए तो खुद के लिए क्या बचेगा। ठीक है बेटा, मैं आस्था से कहूँगी, तो अपने काम पर जा, ध्यान रखना। शारदा चली जाती है। बूढ़ी कोकिला खुद को अपनी बेटियों की जिंदगी पर बोझ की तरह महसूस करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आस्था पास के घर अपने सिले हुए कपड़े देकर पैसे लेकर लौट रही थी। चलो, आखिरकार कुछ पैसे आए, थोड़ा खुद के लिए रखूंगी, बाकी माँ को दे दूंगी। दूर से एक गांव का गुंडा मुरली उसे देख लेता है। सालों से वो आस्था के पीछे पड़ा था कि उससे शादी करेगा, लेकिन आस्था उससे नफरत करती थी। फिर भी मुरली उसके पीछा नहीं छोड़ता था। अरे वाह वाह वाह, आज तो सुबह सुबह अपने होने वाली बीवी के दर्शन हो गए। चलो जरा मिलते हैं। मुरली जैसे ही आस्था के सामने आता है, आस्था डर से सहम जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये गांव सिर्फ तुम्हारा है क्या? तुम घूम सकती हो तो मैं भी घूम सकता हूँ। मेरे रास्ते से हटो, क्यों बीच में खड़े हो? अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो थोड़ा बातें कर लेते हैं। मुझे जाने दो मुरली, मैं तो लोगों को बुला लूँगी। ओहो, इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। मैं बस बातें करने को चाहता हूँ, वो भी अपने होने वाली बीवी से। कितनी बार कहूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुमसे मुझे नफरत है। पसंद करो या ना करो, शादी तो तुम मुझसे ही करोगी। तुम्हारी डोली मैं ही उठाऊँगा। हाँ, मैं मर जाऊँगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगी। रास्ता छोड़ो मेरा। अरे इतना क्या शर्माया? चाहो तो तुम कहो, मैं तुम्हारे ही दिलों का राजा हूँ, तुम्हारा शहजादा, तुम्हारा बादशाह। तुम मुझे ही मिलोगी बेगम। हाँ। आस्था डर के मारे रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। मुरली पीछे से जोर जोर से हंसता है। बीमार कोकिला घर पर ही थी। आस्था रोती हुई दौड़कर घर आई। इसे इस हालत में देख कोकिला घबरा गई। क्या हुआ बेटी, इस हालत में क्यों आई हो? किसी ने कुछ कहा है? उस मुरली ने फिर से तुझे तंग किया? माँ, अब तो घर से बाहर निकलने से भी डर लगता है। ओहो, इतनी मुरली ने जीना हराम कर दिया है। समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। वो मुझसे शादी करना चाहता है, कहता है कि मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस मुरली से शादी नहीं करूंगी। जब तक जिंदा हूँ तब उसकी गंदी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। मैं जल्द ही तेरे और शारदा के लिए अच्छे लड़के ढूंढूंगी। लेकिन माँ, अगर हमारी शादी हो गई तो? मैंने बहुत सोचा है, मेरी वजह से तुम लोग अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करो? यही सही वक्त है तुम्हारी शादी का। लेकिन माँ, मुरली अगर शादी ना होने दे तो? अभी मैं जिंदा हूँ, सब संभाल लूँगी। मैं तुम्हारे लिए राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। अपनी बेटियों को जिम्मेदारी से मुक्त करने और समाज की बुरी नज़र से बचाने के लिए कोकिला उन्हें अच्छे लड़के ढूंढने लगती है। जयपुर के मशहूर कपड़ा व्यापारी पीताम्बर अपने बेटों प्रणव और आनंद के लिए योग्य लड़कियां ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें आस्था और शारदा की तस्वीरें मिली। उन्होंने शारदा को प्रणाम करके और आस्था को आनंद के लिए पसंद किया। हम प्रणव और आनंद, मैंने तुम्हें दोनों के लिए लड़कियां ढूंढी हैं। देखो, यही आस्था और शारदा, दो बहनें।
पीताम्बर ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन जैसे ही प्रणव आस्था की तस्वीर देखी उसे वह बहुत पसंद आ गई। उसने आस्था से शादी की इच्छा जताई। आस्था छोटी है इसलिए मैं उसे आनंद के लिए सोच रहा था, लेकिन अगर तुम्हें आस्था पसंद है तो आनंद से आस्था शारदा की बात कर लेंगे। क्या कहते हो आनंद? कोई आपत्ति है? नहीं पिताजी, आप जैसा तय करेंगे मुझे मंजूर है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं कोकिला और उसकी बेटियों को घर बुला लेता हूँ, आगे की बात वहीं करेंगे। ठीक है। उधर कोकिला आस्था और शारदा को प्रणव और आनंद की तस्वीरें दिखाकर उनकी राय पूछती है। बड़े बेटे का नाम प्रणव और छोटे बेटे का नाम आनंद, दोनों ही अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं। माँ जी, तुम जो तय करोगी मैं मंजूर है। आनंद ठीक ठाक दिखता है, आस्था के लिए अच्छा रहेगा। और आनंद, अगर माँ को प्रणव पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आस्था की शादी आनंद से नहीं प्रणव से होगी, लेकिन क्यों? मैं बड़ी हूँ, प्रणव से मेरी शादी होनी चाहिए। पीताम्बर जी ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन जैसे ही प्रणव ने तस्वीर देखी आस्था पसंद आ गई और उन्होंने तुझे आनंद के लिए चुना है। यह क्या बात हुई? मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी बड़े छोटे से होनी चाहिए। माँ, क्यों ना तुम प्रणव दीदी से दीदी की बात करो, मुझे आनंद से कोई परेशानी नहीं। प्रणव ने आस्था को पसंद कर लिया है, जब ज़बरदस्ती कुछ करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। बचपन से आस्था ये सब कुछ ले जाती है, अब मेरी पसंद का लड़का भी उसे पसंद कर बैठा। वो मेरी बहन नहीं, मेरी बदकिस्मती है। इस तरह आस्था और प्रणव, शारदा और आनंद की शादी पक्की हो जाती है। लेकिन मन ही मन शारदा ठान लेती है कि आस्था को वो चैन से नहीं जीने देगी। मुरली को जब पता चला कि आस्था की शादी प्रणव से तय हुई तो वह बहुत गुस्से में आ गया। वो सीधा कोकिला के घर पहुंच गया और तोड़फोड़ करने लगा। ये क्या कर रहे हो? रुको, मैं कह रही हूँ रुको, मैं सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। आस्था से शादी करना चाहता हूँ और तुमने बिना मुझसे पूछे किसी और से शादी तय कर दी। आस्था तुमसे डरती है, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती। उसने यह बात तुम्हें कई बार कही। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसी से शादी करूँगा और अगर वो मुझसे शादी नहीं करती तो मैं किसी और से उसकी शादी नहीं होने दूँगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूँगी। अब यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊँगी। अरे जिसे बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। मैं भी देखता हूँ उसकी शादी कैसे होती है। अब तुम शांति से नहीं जाओगे? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। कोकिला घर के अंदर से एक धारदार छुरी लेकर भागती हुई बाहर आती है। मुरली उसे देखकर डर जाता है। कोकिला जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। शादी के दिन घर में सब लोग मौजूद हैं। शारदा और आस्था सज धज कर बैठी हैं। पीताम्बर कोकिला को बुलाता है। पीताम्बर बाबू, अपने बुलाया? हाँ हाँ, ये कुछ गहने हैं, यह प्रणव की माँ के गहने हैं। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे यह सारी चीज़ें अपनी बहुओं में बांट दी जाए। अगर जब तुम आस्था और शारदा को बराबर हिस्सों में बांट दो, बारात आने ही वाली है। ठीक है। कोकिला गहने लेकर आस्था और शारदा के पास जाती है, लेकिन बांटते समय आस्था को एक जोड़ी झुमके और बड़ा हार ज़्यादा दे देती है। ये क्या, तुमने हार आस्था को दे दिया, मेरा क्या? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आस्था बड़ी बहू है, उसे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तुम भी एक हार मिला है ना, बस थोड़ा छोटा है। बड़ी बहू को बड़ा हार मिलना ही चाहिए। माँ, मुझे छोटा हार पहनने में कोई दिक्कत नहीं। दीदी, तुम मेरा हार ले लो और अपना मुझे दे दो। ओहो, तुम लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो क्या? अगर पीताम्बर बाबू को प्रणव ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। शारदा, तुम्हें जो दिया गया वही पहन लो। बड़ी बहू होने के कारण आस्था को ज़्यादा सम्मान और अहमियत मिलने लगी, जिसे शारदा सह नहीं पाई। वो अंदर ही अंदर आस्था से जलने लगी और उसका जीवन बर्बाद करने की योजना बनाने लगी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरा गांव शादी की बात कर रहा था। आस्था और प्रणव बहुत खुश थे। अच्छा, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? घर की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा थी कि मैं दीदी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। गरीबी और तंगी से हमारी साथ ही रही। अगर तुम्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो क्या करोगी? अगर मौका मिले तो मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी ताकि माँ का नाम रोशन कर सकूं। लेकिन अब इन बातों का क्या मतलब है? मैंने एक फैसला लिया, तुम दोबारा पढ़ाई शुरू करोगी, मन लगाकर पढ़ोगी। तुम्हारी पहचान मेरी पत्नी के रूप में नहीं होगी। सच कह रहे हो? फिर मैं पढ़ाई कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैं कल ही जाकर सरकारी स्कूल में तुम्हारे दाखिले की बात करूँगा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन दिल से पढ़ना चाहती थी। बाद में सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी ताकि माँ की मदद कर सकूँ। अब तुम पढ़ाई करो
मुझे पूरा भरोसा है तुम आगे बढ़ोगी और माँ की चिंता मत करो। मैं उनकी देखभाल के लिए आदमी तय कर दिया है। तो वह देखेगा ना। आस्था के दिल में खुशी की लहर जोड़ जाती है। उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए था। प्रणव के सहयोग से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर वह सपने देखने लगती है। जहाँ आस्था प्रणव की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, वहीं आनंद और शारदा की जिंदगी बिल्कुल उल्टी थी। आनंद शारदा से हमेशा अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन शारदा हमेशा झगड़ा करने को तैयार रहती थी। इस घर में रहना मुश्किल है, ना आराम है ना शांति। दिन भर खटती हूँ और बदले में क्या मिलता है? हाँ, शांति शांति शांति। क्या हुआ तुम्हें फिर से? इतना नाराज क्यों हो? कुछ नहीं, दिन भर तुम बस किताबों में घुसे रहते हो। मैं ही सब कुछ झेलती हूँ। तुमसे शादी करके कोई सुख नहीं मिला। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? तुम क्या करोगे? तुम तो डरपोक हो। अरे बस बहुत हो गया। मैं हमेशा प्यार से बात करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे इस तरह से जलील करती रहो, फालतू की बात करती हो। अगर हिम्मत है तो जाकर अपने भाई और बीवी से उलझो। सिर्फ मुझ पर चिल्ला सकते हो। अरे तो मैं उनसे क्या उलझूँ? क्या मेरे सींग हो गए हैं? क्या जाकर उनको मार दूँ? उनसे मेरा क्या लेना देना? फालतू की बात कहती हो। मैं दिन भर काम करती हूँ, घर संभालती हूँ और आस्था को आराम से पढ़ाई करती है, बस इसलिए क्योंकि वह प्रणव की पत्नी है। सरदार, यह तुम्हारा वहम है। तुम और भाभी दोनों ही इस घर की दोनों बहुओं, दोनों का सम्मान बराबर है। सच एक बार अपने आप में देखो। पिताजी सारे काम प्रणव को देते हैं और तुम उनके बिजनेस में एक बस सहायक हो। जहाँ तुम्हारा कोई मान नहीं, वहाँ तुम्हारी बीवी को क्या मिलेगा? शारदा की बातें आनंद के मन में चुभ जाती और वह अपने भाई और पिता के प्रति जलन और नाराजगी महसूस करने लगता। सुबह सुबह शारदा रसोई में आनंद के लिए नाश्ता बनाने जाती। तभी आस्था भी रसोई में आती। दीदी, आप थोड़ी देर में ठाकुर के लिए नाश्ता बना देना। पहले मैं बना लूँ? क्यों? मैं पहले आई हूँ तो नाश्ता मैं बनाऊँगी, तुम बाद में करना। दीदी समझिए ना, उन्हें जल्दी काम पर जाना है शहर से बाहर, और ठाकुर जी तो घर में ही हैं। आनंद यह सारी बातें सुन रहा था। वो धीरे से आस्था के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अगर दादा शहर से बाहर जा रहे हैं तो मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता। हमेशा उन्हीं का नाश्ता पहले बनेगा। मैं इंतज़ार करूँगा ना ठाकुर, वो भी मेरा मतलब ही नहीं निकलता। आप तो घर पर ही हैं, इसलिए थोड़ी देर भी नाश्ता हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। मुझे अभी नाश्ता नहीं चाहिए, आज मेरा नाश्ता पहले बनेगा। अगर दादा इंतज़ार नहीं कर सकते तो बाहर खा लें बस। ठाकुर, वो दादा को ज़रूरी। सरदार, मेरा नाश्ता पहले बनाओ। मैंने कह दिया ना, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। यह रसोई किसी एक की नहीं है, समझ लो। आनंद ने कि इसके बदले व्यवहार से आस्था बहुत दुखी हुई। शादी के बाद पहली बार आनंद ने उससे गुस्से से बात की थी तो चुपचाप खड़ी रह जाती। कुछ समझ में नहीं पाती। आस्था चुपचाप सिर झुकाकर अपने कमरे में प्रणव को बिना देखे उसे बोलता रहता है। तुझे तो लगा नाश्ता लेकर आई थी। खैर, अब समय नहीं बचा, बहुत देर हो गई, मैं जाता हूँ। नाश्ता बनाने की देती तो ज़रूर बना लेती, लेकिन रसोई में घुसते ही मुझे अपमान सहना पड़ा। क्या मतलब? तुम्हें किसी ने अपमानित किया? अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई? बताओ मुझे। कोई नहीं। छोड़ो, तुम्हें तो देर हो रही, चलो तुम बाहर तक छोड़ देती हूँ। बात मत घुमाओ आस्था, साफ साफ बताओ तुम्हें किसने अपमानित किया? जब यहाँ पर मैं हूँ तो कोई ज़रूरत कर सकता है, बताओ। कुछ खास नहीं हुआ, मैं नाश्ता बनाने गई। ठाकुर, वो चिल्ला रहा। बोले कि अब वो उसका नाश्ता पहले बनेगा और रसोई किसी एक की नहीं। क्या आनंद ने ऐसा बोला? आस्था, तुम सच कह रही हो, वो भी ऐसी बात नहीं करता। मैं भी यही सोच रही थी। पहली बार उन्होंने इस तरह गुस्से में मुझसे बात की। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वो उसकी हिम्मत बढ़ गई है। रुको, आज मैं उसको सबक सिखाता हूँ। छोड़ो ना, सुबह सुबह झगड़ा मत करो। शायद दीदी से लड़ाई हुई हो इसलिए गुस्से में है। तुम निकलो, देर हो रही है। तुम कह रही हो इसलिए जा रहा हूँ, वरना आज उसे दिखा ही देता। प्रणव काम के लिए जयपुर रवाना हो जाता। आस्था आनंद के व्यवहार को याद कर दुखी होती। कुछ दिन बाद पीताम्बर 10 बीघा जमीन खरीद कर उसका मालिकाना हक प्रणव के नाम पर कर देता है। यह बात जैसे ही शारदा को पता चलती है, वह आनंद को सब बता देती है। आनंद गुस्से में पीताम्बर से बात करने जाता है। पापा, बचपन से ही आप जो कहते आए हैं मैंने वही किया, आपका विरोध नहीं किया, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। ये क्या बातें कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया? आपने हमेशा दादा को मुझसे ज़्यादा अहमियत दी है। शादी में उसकी पसंद मानी, खाने में उसकी पसंद चलती, पढ़ाई में उसकी पसंद। अरे मैं क्या कहूँ, मेरा तो कुछ ही नहीं माना।
ये क्या बकवास करते हो आनंद, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। फालतू की बातें हैं ना। हाँ, सारी झूठे बातें हैं, कोई बराबर नहीं। व्यापार के हर बड़े फैसले आप दादा की राय लेते हैं, उन्हें भेजते हैं और मुझे हाँ बस एक साधारण सा सहायक बनाकर रखा है। किनारे में बैठा रहता हूँ जो, क्योंकि प्रणव तुमसे ज़्यादा समझदार और बड़ा भी है। अरे बड़े होने से क्या सारे फायदे मिलेंगे? आपने 10 बीघा ज़मीन उनके नाम कर दी, मुझे क्या दिया? बस बहुत हो गया पापा, मुझे भी ज़मीन चाहिए, अलग घर चाहिए और मेरी पत्नी के लिए अलग रसोई, वरना मैं इस घर को जला दूंगा। पहली बार आनंद के ऐसे तेवर देखकर पीताम्बर चौंक जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता। उसका सीधा साधा बेटा उसे धमकी देकर चला गया। कुछ दिनों बाद दुखी पीताम्बर 2 कागज़ लेकर प्रणव के पास आता है। पापा, आप इतनी रात जागे क्यों जाग रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? जिंदगी भर सारी जिम्मेदारियां तुम्हें दी, आज आखिरी एक जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। उम्मीद है कि तुम हमेशा की तरह इसे भी निभाओगे। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? आप तो बस कहिए, वरना क्या करना है? तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि तुम सफल, दोनों बेटे खुश रहो। शायद पूरी तरह सफल नहीं रहा पापा, आपके कारण ही तो हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आपने हमारी हर ज़रूरत पूरी की। तुम तो मुझसे खुश हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई शायद नहीं। उसे लगता है कि मैंने उसकी फिक्र करनी ही छोड़ दी। पीताम्बर कागज़ प्रणव को देता है। इन कागज़ों पर मेरी सारी ज़मीन दोनों बेटों के नाम पर बराबर बटी हुई है। अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने बड़े भाई को उसका हिस्सा प्यार से दे देना। समझ गए पापा, आप ही सब कुछ हैं। आप खुद आनंद को समझा दीजिए ना। नहीं नहीं, वो मुझसे नाराज़ है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ मैं, मुझे भरोसा है कि तुम संभाल लोगे। पीताम्बर प्रणव के सिर पर हाथ फेरता और सोने चला जाता है। उसी रात नींद में ही उसकी मौत हो जाती है। प्रणव टूट जाता है, लेकिन आनंद में ज़्यादा दुख नहीं दिखता। पीताम्बर की मौत के बाद भी स्वार्थी शारदा आनंद को भड़काती रहती है। देखो, डरा था वहीं तुम्हारे पिता, सब कुछ प्रणव को दे गए, हमें उसका नौकर बनाकर रहना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम सच में उनके बेटे हो? कोई बाप ऐसा कर सकता है? चुप रहो शारदा, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या समझना है? सब सारी जिंदगानी तुम्हारे दादा मज़े करेंगे और हम देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा। हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। अब तो वो आस्था भी रसोई कब्जा कर लेगी, मुझे झगड़ा करेगी, मुझे बेइज्जती करेगी। अच्छा हुआ जो पापा मर गए, वरना मैं ही उन्हें मार देती। गद्दार बाहर निकल छिपकर खड़ा प्रणव यह सब सुन रहा था। कहती हूँ किस तरह प्रणव से वो 10 बीघा ज़मीन छीन लो, फिर हम राज करेंगे। छी छी छी, पापा को गए बस एक ही दिन हुआ है, यह लोग ज़मीन के पीछे पड़े हैं। आनंद को पापा के मरने का दुख नहीं, बस लालच लालच लालच। यह सब सोचते ही प्रणव को आनंद और शारदा से घृणा होने लगती है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। 1 महीने बाद आस्था और प्रणव कोकिला को लेकर नदी किनारे जाते हैं। वहीं आनंद और शारदा को बुलाते हैं। यह दोपहर में सबको नदी के किनारे क्यों बुलाया है? आज सारे हिसाब साफ करने हैं, इसलिए मैंने सबको बुलाया है। अच्छा, किस चीज़ का हिसाब? पापा ने मरने से पहले मुझसे कुछ जिम्मेदारियां दी थी, आज वह मैं पूरी कर रहा हूँ। हाँ हाँ पापा, हमेशा ही सब तुम्हें ही तो देते आए हैं, इसमें क्या नया है? बताओ, आज तुम्हारा क्या भ्रम टूट जाएगा? आनंद और जो जहर तुम्हारे दिमाग में भर गया है वह भी साफ हो जाएगा। प्रणव पीताम्बर द्वारा दी गई ज़मीन के कागज आनंद को दिखाता है। यह देखो, ज़मीन 20 बीघा है, 10 तुम्हारी और 10 मेरी। पापा ने हमारे नाम पर बराबर बांटा है। हाँ, मतलब मैं अब तक जो सोच रहा था वो सब गलत था। पापा की मौत के बाद जो बातें मैंने तुम्हारी पत्नी से सुनी, उसके बाद मैंने तय कर लिया कि अब हम अलग रहेंगे, अलग घर, व्यापार और अलग रसोई। आनंद और शारदा 2 रसोई घर देखते हैं। अब रोज़ झगड़े नहीं होंगे। यह रही तुम्हारी रसोई, यहीं से तुम अलग खाना बनाओगे और जल्द ही हम अलग घर भी बना लेंगे। यह सब सुनकर आनंद और शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे रोते हुए माफ़ी मांगते हैं। दादा, मैंने शारदा की बातों को में आकर तुम्हें गलत समझा, मगर तुम और पापा मुझे नज़रअंदाज करते रहे। इसी गलत फहमी के बर्ताव के कारण मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद।